नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, वह मुद्दा महत्वपूर्ण है, कौन मुद्दा महत्वपूर्ण है की जगह मैं कुछ मिक्स मुद्दों को आज आपके सामने रख रहा हूं। वह मुद्दे हैं भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में गैर जरूरी मुद्दों पर संग्राम होता रहेगा और उस पर पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों ही चुप रहेंगे या उसको इंडोर्स करेंगे तो हमारा भारत महान कैसे होगा, कैसे सशक्त होगा, हम वापस सोने की चिड़िया कैसे बन पाएंगे, कब बन पाएंगे, हम देश को महाशक्ति कैसे बनाएंगे। मित्रों, जितना बड़ा मेरा देश है, हमारा देश है, आपका और हमारा देश, उतना भूभाग में कोई बड़ा देश नहीं है। आबादी के हिसाब से हम हो सकता है पहले नंबर पे हो, लेकिन घोषित रूप से दूसरे नंबर पर माने जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भी हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, घनत्व में, और दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क अपना है जिसमें 4 ऋतुएं होती हैं। कई नदियां हैं, नाले हैं, झील है, झरना है, पहाड़ है, शानदार व्यापार है, लेकिन तब भी हम कर्जदार हैं। आधे से ज्यादा लोग बेकार हैं, बिना किसी काम के। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, यह चर्चा का विषय है। मित्रों, यह सब चीज करने के लिए हमने सरकार बनाए हैं। 1952 से हमने अपना शासन कायम किया है। 1952 से पहले अंग्रेज हमारे यहाँ हुकूमत करते थे, उसके पहले राजा, मुगल वगैरह वगैरह। मुगलों की बात का ध्यान नहीं है, क्योंकि उस वक्त के इतिहासकारों को कलम देने से पहले तलवार गर्दन पर रखी जाती थी, अपनी मर्जी से लिखवाया जाता था। लेकिन तब भी कुछ निष्पक्ष लोग थे जो उनकी क्रूरता और उनके काम को वर्णित किया है, लिखा है। कुछ लोग अंग्रेजों के टाइम में भी पारितोषिक के चक्कर में, लालच के चक्कर में इतिहास को खंडित किया है, गलत सलत लिखा हुआ है। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर। इन सब चीजों को ध्यान से हटा दिया जाए। लेकिन अभी 1952 से तो हम स्वयं अपना इतिहास लिख रहे हैं, देख रहे हैं। हम अगर 1952 से बात करें और 52 के कुछ दिन पहले की बात करें तो 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। मेरे गांव में से बगल में माझी पुल है, अंग्रेजों के जमाने का रेलवे का पुल है। अभी तक उसमें दरारें नहीं आई हैं। उसके बगल में हमने अपना पुल बनाया आजादी के बाद, वो गिरने के कगार पर है। सोनपुर में एक पुल है, अंग्रेज बनाए गए थे। उसके बगल में गंडक पर एक बहुत बड़ी पुल बनी है। अब वो आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब आप उस पर आ जा नहीं सकते। काम की गुणवत्ता का एक वानगी आपके सामने रख रहा हूं। हम आजाद के बाद बनाए थे, हम पर तलवार नहीं लगाई गई थी। लेकिन मजाल की कोई आदमी इस मुद्दा को उठा दे। बिहार में पुल रोज गिर रहे हैं, देश भर में है, कोई अकेले बिहार की बात नहीं कर रहा। चूंकि हम यूपी बिहार के लोग हैं, इसलिए बिहार को एग्जाम्पल दे रहे। तमिलनाडु, मद्रास और हर जगह ऐसा ऐसा काम है। वह इसलिए होता है कि हमको गैर जरूरी मुद्दों पर उलझा कर रखा गया है। 2-3 उदाहरण दूंगा, उसके बाद असली मुद्दे पर आपके पास आऊंगा। जैसे आज टीवी में आप देख रहे होंगे कि औरंगजेब क्रूर था, शिवाजी ग्रेट थे। अब समाज 2 धारे में बटा हुआ है। कोई कह रहा है कि शिवाजी ग्रेट थे, कोई कह रहा है नहीं, औरंगजेब ग्रेट था। मैं यह बात मान भी लूं कि औरंगजेब ग्रेट था या नहीं था। आज के वर्तमान परिदृश्य में क्या फर्क पड़ता है? बिजली तो हमारी 7 रुपये यूनिट है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, रोजगार क्या करेगा जानकारी नहीं है, और जिनके पास जानकारी है वो इस विषय पर कोई अपना राय नहीं देते, ना ही कोई मार्गदर्शन देते हैं। इन सब चीजों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ प्रोविजन किया था। उन्होंने कहा था कि एक सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा और एक निष्पक्ष होगा। यहाँ मैं निष्पक्ष के श्रेणी में पत्रकारों को रखता हूँ, समाचार चैनलों को रखता हूँ, कि वह
निष्पक्ष शायद होंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के पहले भी पत्रकार निष्पक्ष नहीं था और ना ही बड़े बड़े नेता निष्पक्ष थे, जिनके नाम पर कहा गया है कि आज़ादी की लड़ाई आज दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वह साबरमती के संत के जो अंतिम दिन गुजरा वह उस वक़्त के सबसे बड़े अमीर बिरला जी के घर में गुजरा, क्योंकि उस वक्त टाटा, बिरला, डालमिया तीन ही अमीर होते थे। आज जैसे अडानी, अंबानी और तो खैर हजारों अमीर बन गए हैं सरकार की मेहरबानी से। यह भी एक प्रश्न है कि आज़ादी के पहले इसमें से कई लोग भीख मांगते थे। कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता था तो किसी का बाप दर्जी का काम करना, और कोई स्वयं साइकिल लेकर के चोली ब्लाउज बेचा करता था। और आज वो देश बेचने की स्थिति में आ गया है, देश के सामने झुकी है। वो मुद्दा बाद में करेंगे। बात करते हैं कि वो भी जाया करते थे। मित्रों, आज कोई यह नहीं कह रहा है कि हम औरंगजेब के कब्र पर मिट्टी पड़ी हुई है उसको मिट्टी में ही रहने दो। अभी चर्चा इस बात पे करो कि हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका सोल्यूशन क्या है। हमारे देश में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसका व्यवस्था क्या है। हमारे देश में और क्या किया जाए कि हम सिंगापुर से ऊंचे आर्थिक आज़ादी पालें, हम अमेरिका से ज़्यादा सशक्त और ताकतवर हो जाए, हमारी गुणवत्ता और हमारा प्रोडक्शन चीन से ज़्यादा हो जाए, हम इंग्लैंड से ज़्यादा स्वच्छता हो जाए, हमको फ्रांस से ज़्यादा मारक क्षमता वाला आयुध भंडारण बन जाए। आखिर हम क्या करें। विद्या हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है, हमारे लोग अंग्रेजों को संभाले हुए हैं। दुनिया की टॉप 10 कंपनियों का टॉप 10 पोजीशन पर भारतीय है, लेकिन वो यहाँ का पढ़ाई किया, यहाँ के पैसे का सदुपयोग किया, यहाँ का संसाधन इस्तेमाल करके बाहर चला गया। इस पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई चिंता नहीं है और ना ही टीवी मीडिया में यह बात आता है। आज आप लोगों को पता है, मैं चैनलों पर बोलता हूँ। आज एक चैनल ने कहा कि परमार जी वो औरंगजेब को बोल रहे हैं। मैं बोला ये कौन था? परमार जी औरंगजेब, मैं उसके विषय में लिख के भेज दूंगा। मैं बोला यार वो कब्र में पड़े हुए आदमी का कीड़े खा चुके होंगे, जमीन में रहने वाले, उसके विषय में बात करके क्या करना है? क्यों बात करें? जो जमीन के ऊपर उनकी बात करो ना। अगर तुमको मुसलमानी की बात करनी है, मुसलमानी का बात करने में तुमको मजा आ रहा है तो उनकी बात करो जो जमीन के ऊपर है। उनकी बात क्यों करे वो जो जमीन के नीचे दफन हो चुका कब का। अब वो क्रूर भी होगा तो आज क्या हो जाएगा, अगर वो शहरशुर भी होगा तो आज क्या हो जाएगा। आज का ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे देश के बेरोजगारों में अव्यवस्था फैली हुई है, अविश्वास फैला हुआ है, सरकार और सिस्टम के प्रति उनका नाराजगी बढ़ता ही जा रहा है। आप नौजवान से बात करिए कि मैं राजनीतिक हूँ, मैं नेता हूँ, तो कहते छोड़िया क्या है। सबसे बड़ी स्थिति खराब है कि अब कनाड प्लेस में युवा युवती जो चाय पीते, कॉफी पीते हुए हाथ में वो आधा कोल लेके घूमते रहते हैं, उनसे पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन, उनको पता नहीं है, देश का राष्ट्रपति कौन, उनको पता नहीं है, और ना ही उनको इससे मतलब है। इतनी स्थिति खराब है। आधों से पूछे भाई क्या नाम है, तो फलाना, हिंदू हो, हाँ, भगवान राम का पिताजी का नाम क्या था, उनको यह भी पता नहीं है। मेरा मानना है कि यह काम नेता नहीं करेगा, यह काम अफसर नहीं करेगा, यह काम विपक्ष और निष्पक्ष भी नहीं करेगा, यह आप करेंगे। आप जागरूक हो। जब कोई राजनीतिक दल के लोग आपके यहाँ किसी बात को लेकर के आए, कोई बात पूछे, तो उनसे दो बातें पूछिए कि भाई हमको औरंगजेब से क्या मतलब। हमको तो अपने से मतलब है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ करके रोजगार पा जाए, हमारे ऊपर जो कर्जे चढ़ रहे हैं वो कैसे खत्म हो, अस्पतालों में दवाई नहीं है वो कैसे दवाई आवे, विद्यालय प्राइवेट को दिए जा रहे हैं और सरकारी में कोई शिक्षक आ ही नहीं रहा है, बच्चे जा रहे हैं शाम को लौट के आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, संतुलित विकास कैसे हो। हम एक्सप्रेसवे की जाल बना दिए हैं, बट एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों को सहूर नहीं दे रहे, रोज एक्सीडेंट से मर रहे हैं। लेकिन हम ग्रामीण अंचल में अस्पताल की दशा दिशा नहीं सुधार पा रहे हैं। कई जगह तो अस्पताल ही नहीं है, और अगर कहीं बाल लोग बाई मिस्टेक या किसी मजबूरी जरूरी में अस्पताल खुल गया हो तो उसमें डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर प्राइवेट चिकित्सालय प्रैक्टिस करता है उसी अस्पताल में बैठ करके। कई जगह यह देखने को मिला है कि डॉक्टर सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, बोला 50 रुपये फीस दो, बढ़िया से देखेंगे, नहीं तो बबूत लो और जाओ, और उसको रोकने वाला कोई नहीं।
क्योंकि जिनको हमने एमपी में मेरे चुन के बेटा है वो सबसे पहले डॉक्टर को बोलता है कोई दवाई आई है उसमें से कमीशन मेरा कहाँ गया, कैसे खरीदी है भाई तू, तो डॉक्टर के भाड़ में जाए, हमको दवा लेके क्या करनी है। इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं बात की है? चूंकि हमारे नेतागण, पक्ष विपक्ष और पत्रकारगण निष्पक्ष, ये तीनों नहीं चाहते कि आप जरूरी मुद्दे पर बात करें। क्योंकि अगर आप जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे तो आप यह भी बात करेंगे कि लालू प्रसाद का 8वीं में 8 बार फेल लड़का हेलीकॉप्टर में कैसे घूम रहा है और BMW की कारों में कैसे चल रहा है, ये कौन सा सोने का खान मिल गया इसको। हमारे पत्रकार बंधु में पूछेंगे कि भाई कई पत्रकारों की अरबों करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, कईयों ने स्टूडियो बना रखा है नोएडा में, उनके निजी चैनल है। हमारे पास कैमरा नहीं है बढ़िया ताकि मैं फेसबुक लाइव कर सकूं, अपने मोबाइल से करता हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं भी एक छोटा मोटा पत्रकार हूं और आदमी बेकार नहीं हूं, निष्पक्ष बात करता हूं, पत्रकारिता का असली धर्म पालन करता हूं। लेकिन किसी ने हमको मोबाइल गिफ्ट नहीं दिया कि बढ़िया वाला मोबाइल ले लो तुम्हारा फोटो ठीक आएगा, खराब आता है। लेकिन कईयों के पास अपना स्टूडियो है, स्टूडियो में जानते हो लाखों लाख रुपये में, कई लाख रुपए के एक कैमरे मिलते हैं। इतना पैसा कहाँ से आ जाता है, यह लोग पूछ देंगे। इसीलिए वो अभी औरंगजेब और शिवाजी का तुलना कर रहा है कि औरंगजेब बढ़िया था या शिवाजी। मैं इन दोनों लोगों को तुलना के योग्य ही नहीं मानता, क्योंकि दूध और तेजाब को एक कटोरी में रखा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये हमारे पत्रकार लोग हैं कि उस पर चर्चा करते हैं, पैनल पर डिस्कस होता है कौन बढ़िया। लेकिन पैनल पर डिस्कस यहाँ नहीं होता कि आखिर अमेरिका इतनी क्षेत्रफल के बाद भी हम अमेरिका इतना आर्थिक आज़ादी क्यों नहीं पा सके, सिंगापुर जैसी खुशहाल जीवन क्यों नहीं जी पाए, न्यूजीलैंड जैसा ईमानदार पूर्ण जीवन हम क्यों नहीं रख रहे, स्विट्जरलैंड जैसा हम सिक्रेसी मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग स्विस में जाकर के पैसा रख रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं रख रहे, हमने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दी। वह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको आपके मतलब की चीज़ें नेता दे दिए, उनको पता है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अभी जातीय जनगणना की बात हो गई है, 20-50 साल तक अब इसी पर चर्चा होगा। लेकिन उससे ये कोई नहीं पूछेगा कि मान लेते हैं कि जातीय जनगणना में अहिरे देश में सबसे बड़ा है, तो फिर सिर्फ लालू प्रसाद और मुलायम सिंह ही अहिर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी हमारे गांव का अहिर इस लायक नहीं है को चुनाव लड़ सके। यह बात कोई अहिर बिरादरी से क्यों नहीं बात कर रहा है। मान लो दलित बिरादरी के लोग बहुत है, वही 85% है, मैं मान लेता हूँ, तो ले देकर के सिर्फ मायावती के बाद कोई दलित नहीं है, उन पर चर्चा ना हो। मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती कि मैंने आनंद कुमार को हटा दिया, मैं अपने भतीजे को हटा दिया। भाई आप होती कौन है, रखने वाली और हटाने वाली जनता डिसाइड करती है। लेकिन नहीं, उनको पता है कि यह मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस पर कोई चर्चा। जिस पत्रकार वार्ता में मायावती ने कहा था, पत्रकारों में से एक नहीं पूछा कि भाई तुम होती कौन है, रखने वाली और निकालने वाली। जनता ने इनको चुना है, लेकिन चूंकि आनंद को जनता ने नहीं चुना, मायावती ने कहा था कि मेरा भाई है आनंद, वाकई मेरा वारिस बनेगा और आनंद का भतीजा अगला वारिस बनेगा। उनको किसी ने बहका दिया तो कहा कि नहीं अभी मेरा वारिस नहीं बनेगा। यह सब कोई पूछ ना दे, क्योंकि कोई पत्रकार निष्पक्ष होता तो पूछता। कईयों का मायावती का अनुकंपा प्राप्त है और मायावती पर सीबीआई का अनुकंपा प्राप्त है, इसलिए वो नहीं बोल रही हैं। नहीं तो सीबीआई के डर से, और ये जो जितना खेल हो रहा है ना औरंगजेब और शिवाजी वाला, यह भी सीबीआई और ईडी के डर से ही हो रहा है। आबू आदमी से किसी ने नहीं पूछा था कि शिवाजी ग्रेट है कि औरंगजेब। वो तो बाहर निकला और पत्रकारों को बोली इधर भाई, हाँ एक बयान ले, औरंगजेब ग्रेट था। ये ध्यान रखिएगा कि किसी पत्रकार ने औरंगजेब पर प्रश्न नहीं पूछा था, उसने अपने मुंह से बोला ताकि औरंगजेब और शिवाजी की चर्चा हो और देश विधानसभा के सत्र चलते हुए में यह ना पूछे कि पवार साहब रिटायर क्यों हो रहे हैं, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, और भी कई बातें ना हो। यही बात बिहार में भी ना हो और जगह ना हो। इन्हीं सब विषय पर कोई आदमी तो इस देश में हो जो निष्पक्ष हो, और हम जैसों को सुनता कितने लोग हैं। मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जब मतदान करने जाएं तो इन सब बातों का ख्याल रखें। पहले जब बैलेट पेपर होता था तो लोग पर्ची लिख करके जाते थे और डाल देते थे, तो कई बार जिला अधिकारी उन पर्चियों को रेफरेंस लेता था कि यार ये तरह के लोगों का भावना है। लेकिन अब ईवीएम में तो यह सिस्टम नहीं है। लेकिन ईवीएम में भी एक बटन आपके लिए दिया गया है, नोटा, नॉन ऑफेबल। नोटा का
सोटा कितना कारगर होता है, यह बात आपको एक बात बता करके नोटा से अलग हटूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। जब समीक्षा हुआ, काउंटिंग हुई, तो 500, 300, 200, 250 मतों से भाजपा हारी थी। जहां 500 वोट से भाजपा हारी थी, वहां 700 नोटा को वोट पड़ा था। यह क्लियर था कि वो जो नोटा वाला वोट है वो भाजपा का वोट है। भाजपा से गुस्से में आरक्षण के मुद्दे पर स्वर्ण समाज वोट नहीं दे रहा है और कांग्रेस को देना नहीं चाहता। तो यह भाजपा वाले जोड़े कि यार वो नोटा वाला अगर सारा वोट मुझे मिल जाता तो मैं तो चुनाव जीत जाता। तो उन्होंने नोटा के डर से, नोटा के सोटा से 10% स्वर्ण समाज को आरक्षण दे दिया। यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज ने आरक्षण की मांग नहीं किया था। कहीं भी आंदोलन आरक्षण के नाम पर नहीं हुआ था कि हमको स्वर्ण समाज का आरक्षण दिया जाए। मराठा आंदोलन चल रहा है, मराठा के एक आदमी रोज 10 दिन पर आकर के भूख हड़ताल कर देता है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उन लोगों ने नोटा का सोटा नहीं चलाया। तो अगर आप नोटा का सोटा चलाएंगे तो लोग आपकी भावनाओं को पूछेंगे कि क्या है, फिर आप बताइएगा कि भाई हमको जरूरी मुद्दे पर मतदान देना है, शिवाजी और औरंगजेब पर नहीं देना है, क्योंकि वो लोग चले गए। एक आदमी पंचतत्व में विलीन हो गए और एक आदमी की जमीन के कीड़ों ने खा लिया। अब वो रहे नहीं, उनको वापस जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। अभी मेरे बच्चों की भविष्य है, अस्पताल में इलाज है, विद्यालय में शिक्षा है, सड़कों पर सुगम आवागमन है और इज्जतपूर्ण जीवन है। यह अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हमें आपका वोट पसंद नहीं, हम आपको वोट नहीं देंगे। एक बार यह करके देखिए, सुधार होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और उसी एक दिन के लिए मैं राकेश पर्व आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया सजग होइए, जागरूक होइए और अपने हकों को जानिए और बकवास से बचिए। तब तक ईश्वर आप पर अपना कल्याण करे। नेता तो नहीं करेंगे, हम यही आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।